नमस्कार। दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और दिल्ली विधानसभा के हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक कामयाबी मिली है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी बुरी तरह परास्त हुई है। कांग्रेस पार्टी का इस बार फिर खाता नहीं खुला है। इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का भ्रष्टाचार का था। भ्रष्टाचार के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अरविंद केजरीवाल को लगातार घेरते रहे, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाते रहे, चाहे उनके जीवन शैली में आए बदलाव का मुद्दा हो या शराब नीति बनाने के बदले में मोटी रकम लेने का मामला हो। इसके अलावा सीएजी की कथित रिपोर्ट को लेके भी अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की घेराबंदी की गई। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली की जनता ने इस बार अरविंद केजरीवाल पर भरोसा नहीं जताया। अरविंद केजरीवाल के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को 27 साल बाद सत्ता में वापसी का मौका दिया। आज हमारे खास मेहमान श्री विजय शंकर पांडे जी हैं। वे भारत सरकार के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। भारत सरकार में सचिव पद से अवकाश प्राप्त हैं और उन्होंने नौकरी में रहते हुए, सबसे खास बात यह है कि नौकरी में रहते हुए उन्होंने अपने पूरे सर्विस काल के दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई। भ्रष्टाचार को लेकर चाहे वो राजनीतिक भ्रष्टाचार हो, प्रशासनिक भ्रष्टाचार हो या गवर्नेंस में भ्रष्टाचार हो, उसको बहुत ही मुखर तरीके से उजागर किया और उसकी प्रशासनिक और राजनैतिक कीमत भी चुकाई। लेकिन उन्होंने अपने एजेंडा से कभी भी पीछे नहीं हटे और वे इस मुहिम पर आज भी कायम हैं, आज भी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। आज मैं भ्रष्टाचार को लेके, राजनीति में शुचिता को लेके, गवर्नेंस को लेके उनसे विस्तार से बात करूंगा और आप लोगों को उनकी राय साझा करूंगा कि आखिर क्या कारण रहा कि जब जब भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में आवाज बुलंद की गई तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले लोग समय के साथ बदल गए, भ्रष्टाचार का मुद्दा पीछे छूट गया और वे भी बाकी लोगों की तरह उसी रंग में रंग गए, उसी धारा में शामिल। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आपको बधाई कि आप लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाते रहे और दिल्ली की राज्य सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार था उसको भी आपने एक बार नहीं दर्जनों बार अब वीडियो बनाकर अपने आर्टिकल्स के जरिए जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। अब परिणाम सबके सामने है, देश के सामने है। तो हम चर्चा यहीं से शुरू करेंगे कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक जन आंदोलन खड़ा करके अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी सत्ता में आई थी, आखिर क्या वजह रही कि 10 साल के अंदर अंदर वह पार्टी बाकी दलों की तरह ही भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गई। उस पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गए और आज उनको सत्ता से बेदखल होना पड़ा। देखिए मिश्रा जी, जो परिणाम आया ये बिल्कुल अप्रत्याशित नहीं है और ये बहुत पहले होना चाहिए था। देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में झूठ बोलकर जनता को कहते हैं एक दूसरा चेहरा दिखाकर लोग राजनीति में आते हैं और वोट लेकर सत्ता में बैठ जाते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल के आचरण को देश की जनता, तो मैं उसको नहीं कहूंगा, लेकिन जो लोग इनके साथ जुड़े थे, कहा जाता है कि जब इन्होंने ये पार्टी बनाई तो देश भर से, विदेश से कई लोग नौकरियां छोड़कर इनके साथ आके लग गए और नई राजनीति बदलने के लिए लग गए। मुझे क्षमा करिएगा कहने के लिए, मुझे उन सभी के बुद्ध पे बहुत तरस आता है। देखिए, सबको पता था ये क्या है। क्यों? अगर आपको नहीं पता तो आप फिर ये मत कहिए कि आप बड़े पढ़े लिखे, बड़े समझदार हैं। इस व्यक्ति का आचरण शुरू से ये दिख रहा था कि ये झूठ पर आधारित है, धोखे पे आधारित है। जो व्यक्ति ये कहे कि लोकपाल बिल ला दो तो दुनिया, सारे देश की हमारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, और लोकपाल बिल ये लाओ जहां चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक को 6 लोकपाल, 7 लोकपाल, 1 लोकपाल जो भी हो, वो उसको देख लेंगे। इतना मूर्खतापूर्ण नैरेटिव बनाकर लोग सत्ता में ऊपर आ गए। साथ में लगे लोग बड़े बड़े वकील थे, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, बड़े बड़े वकील थे, बहुत बड़े बड़े समाज सुधारक लोग जुड़े हुए थे। आज जो बयानियां दे रहे हैं कि ये तो हम लोग को बड़ा धोखा हुआ कि हम जो है स्वच्छ राजनीति के लिए हम लोगों ने कोशिश की थी और उसको बड़ा सेटबैक मिला, ये बिल्कुल गलत है। इनको सब पता था, ये सब लोग जानते थे कि ये आदमी कौन है,
ये कितना झूठा है, लेकिन सब अपनी महत्वाकांक्षा, ये मेरा सोचना है, क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली ये पूरे प्रकरण को पिछले 10-12 साल से मैं देख रहा हूँ, और मैं इस बात पे हमेशा लिखता रहा। ये सब लोग जानते थे, लेकिन ये लोगों ने अपनी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा कोई बुरी चीज नहीं है, राजनीति में आकर कुछ करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन झूठ के साथ खड़े रहना, धोखे के साथ खड़े रहना, और फिर उसमें ये कहना कि वो तो हम लोगों के साथ बड़ा धोखा हो, ये बिल्कुल बेमानी है। देखिए मिश्रा जी, केजरीवाल कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर करके सत्ता में आया था। कांग्रेस की सरकार बहुत भ्रष्ट थी, जो केंद्र की सरकार थी, और उसी का परिणाम ये भाजपा को लाभ मिला 2014 में। तो ये बहुत सामान्य था कि लोग, जनता उबी हुई थी उनके भ्रष्टाचार से, तो उन लोगों ने एक अल्टरनेटिव चुना। ये सबसे ज्यादा झूठ बोलने में माहिर निकला, धोखा देने में माहिर निकला। देखिए मिश्रा जी, मैं यहीं पर ये कहना चाहूंगा कि इसको केजरीवाल बनाने में हमारे देश की मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, और केजरीवाल ने शायद ये समझ लिया था अच्छी तरह, मैंने इस पर कई बार लिखा है, अच्छी तरह समझ लिया था कि कुछ न करो, मीडिया को अपने साथ रख लो, और मीडिया सिर्फ पैसे से साथ आती है। क्षमा करिएगा, आप बहुत समय से पत्रकारिता में हैं, ये देखिए मीडिया में भी कुछ अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मीडिया चूंकि धनाढ़ लोगों के हाथ में है आज। धनाढ़ लोग यहाँ पर धर्मादा करने नहीं आए हैं, न समाज सेवा करने आए हैं, वो एक बिजनेस चलाने आए हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं, लेकिन हर चीज को, जो काम आप करें उसमें कुछ तो नैतिकता बचे, कुछ तो उसमें सही हो। जब ये खत्म हो जाता है तो वो स्थिति आती है जो आज हमारे सामने खड़ी है। इसने अच्छी तरह समझ लिया कि मीडिया के मुंह में पैसे डालो और इनका साथ ले लो। ये 12-10 साल तक चला क्यों मिश्रा जी? इसके कारनामों को अगर मीडिया ने ईमानदारी से, सब इसके विरोध की बात ईमानदारी से अगर उजागर किया होता तो ये पहले इलेक्शन में ही साफ हो गया होता। लेकिन इस मीडिया की जो दुरभिसंधि इसके साथ थी, ये उसका दुष्परिणाम पूरे देश की जनता को भुगतना पड़ा। देखिए, पूरी देश की जनता का दुष्परिणाम क्या है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा देकर आंदोलन करके आने वाला इतना भ्रष्ट निकलेगा कि जिसने कोई जगह छोड़ी नहीं जहां पे भ्रष्टाचार न किया हो। मिश्रा जी, ये जो शराब घोटाला सिर्फ एक छोटी सी चीज है, कोई भी क्षेत्र नहीं था जहां पे इसने खुल के भ्रष्टाचार न किया हो, और इस सब को दबाई रही मीडिया पैसा खाकर। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि इसका बजट जो वो था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट तक ने टिप्पणी की, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कितनी जांचें आदेश की, एक छोटे से राज्य दिल्ली, आबादी राज्य भी क्या है, वो म्युनिसिपैलिटी का एक अपग्रेडेड फॉर्म है, उसमें 2 करोड़ की आबादी पर बजट ये हजारों करोड़ का मीडिया पे खर्च करता था। रोज सिर्फ चेहरा दिखना, जैसे ऐसे लगता था कि देश में कोई राजनीतिक है ही नहीं सिवाय केजरीवाल छोड़कर। ये मीडिया का क्रिएशन था। तो मैं ये इतना कहना चाहूंगा कि आखिर मीडिया के धोखे को भी पब्लिक ने उजागर कर दिया, और इसमें राजनीतिक दलों का जरूर रोल था, कांग्रेस का भी इनका, जिन्होंने लगातार मीडिया के लगातार समर्थन के बाद भी, मीडिया के मुंह बंद रखने के बाद भी जनता तक इस बात को पहुंचाया। लेकिन अंत में एक आश्चर्य बात यह है कि अभी भी 43% लोगों को ये बेवकूफ बना पाया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है मिश्रा जी, और मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता से कि कम से कम ये गलतियां तो मत करो। मुझे पता है कि इसने झूठे वादे कर और झुग्गी झोपड़ी वालों को, गरीब लोगों को वही रिश्वत जो मीडिया को देते रहे, वही रिश्वत ये उनको देते रहे। ये कोई वो नहीं है जिसे कहते हैं वेलफेयर स्कीम, नहीं है। ये सीधे है कि मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, आप हमें वोट दीजिए। और मैं एक बात और कहूंगा कि केजरीवाल ने इस देश की राजनीति का सत्यानाश कर दिया। इसने जिस तरीके से रेवड़ी बांटने की कल्चर शुरू की है, सारी पार्टियों को अब मजबूर होकर करना पड़ रहा है। बीजेपी को कहना पड़ा कि हम 2,500 रुपए देंगे महिलाओं को, क्योंकि इसने 21 रुपए महिलाओं को देना शुरू कर दिया। अब आप सोचिए इस देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा जब यही पार्टी और 5-7 राज्यों में शासन कर रही, तो वहां के लोग क्या नहीं कहेंगे। इस एक व्यक्ति ने अपनी, जिसे कहते हैं, शर्मनाक कृत्यों के चलते इस देश की पूरी राजनीति का सत्यानाश कर दिया। से 2 चीजें सिखाई पूरे देश के राजनेताओं को, रेवड़ियां बांटो, बिल्कुल चिंता ना करो कि देश का क्या होने वाला है, और मीडिया के मुंह में नोट भर दो। राजनीति का नाम सिर्फ इतना बचा है। सर, मैं आपसे थोड़ा इतिहास के बैकग्राउंड में आपको ले जाना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे केजरीवाल के आगे के भविष्य पर। बीजेपी की जो दिल्ली विधानसभा में
कामयाबी मिली है, उसके बाद सरकार बनने जा रही है, उसकी चुनौतियों पर और दिल्ली की जनता के भाग्य पर और उसका क्या असर पड़ेगा देश के भावी राजनीति पर।